मुख्यमंत्री जेल में है, सिसोदिया जी भी बाहर जमानत पर आए हैं, संजय सिंह भी जमानत पर हैं, जितेंद्र जैन जेल में है। यानी पूरी की पूरी पार्टी जो अपने आप को सबसे ईमानदार पार्टी कहते हुए बाहर आई थी, आज सबसे ज्यादा बेईमान लोगों के साथ ना केवल जुड़ी है, साबित रूप से भी सबसे बेईमान पार्टी सिद्ध हुई है। एक समस्या कोई केजरीवाल ये बता दे कि इसका निदान हुआ। जब पराली का धुआं आ रहा था पंजाब से, उनकी सरकार नहीं थी तो पंजाब को दोष दिया, जब उनकी सरकार आ गई तो हरियाणा को दोष देने लगे, नहीं पंजाब का। अरे भैया अगर समस्या है तो समस्या को एड्रेस करो ना, उसको ठीक करो ना। पानी के लिए इसी वजह को विधानसभा में कत्ल हो जाता है। यानी आपको इस बात को समझना पड़ेगा, गर्मी है तो पानी नहीं है और बरसात है तो निकासी नहीं है। लेकिन केजरीवाल का काम क्या है, अब आप समझिए, उसने कहा था कि 10 साल हो गए हैं आज यमुना की सफाई होगी। यमुना की आज क्या हालत है, आप वीडियो निकाल के देखिए उनका, हर साल का हर चुनाव का वही बात की बस 1 साल और दे दो मैं यमुना साफ कर दूंगा। तो 10 साल में कितनी बार दे दो? मुख्यमंत्री जेल में है, कह रहे मैं मुख्यमंत्री हूँ। मैं तो किस बात का मुख्यमंत्री है? एक फाइल साइन नहीं हो पा रही है। क्या आपको अपनी टीम पर विश्वास नहीं है? क्यों? क्योंकि ऐसा जो सूत्र बताते हैं, अपनी पत्नी को वो बनाना चाहते थे मुख्यमंत्री, वो बन पाने में लगा पार्टी टूट जाएगी तो उन्होंने कहा चलो इस विषय को भी छोड़ो। आपने देखा होगा आम आदमी के पार्षदों में भगदड़ मची हुई है, उनको लगता है कि ऐसी क्या पार्टी हो गई है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों भी, और लगातार पार्टी में उनको लगता है कौन जीत सकता है, तो बीजेपी जीत सकती है, तो बीजेपी की तरफ दौड़ रहे हैं। तो आप ये समझिए कि केजरीवाल से दिल्ली की जनता का, दिल्ली में उनके जितने भी राजनीतिक लोग हैं, उनका एक मोह भंग हुआ है, और आप इस भगदड़ को और ज्यादा जोरों से मचते हुए देखेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्विक न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। राजधानी दिल्ली यानी सत्ता का केंद्र, और इस सत्ता के केंद्र में बहुत से नेता होते हैं, कई विपक्ष के और बहुत से सत्ता पक्ष के। जनता के मन में उतरने के लिए कई प्रयास करते हैं, कई उतर पाते हैं और कई समय से पहले छिटक जाते हैं। लेकिन आज हम जिस शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं और कुछ देर में आपसे रूबरू भी करवाएंगे, उसके बारे में सबसे पहले जल्दी से मैं आपको बता दूं कि आज हम आपसे मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी समाज के प्रति, जिम्मेदारी संगठन के प्रति, ऐसी जिम्मेदारियां जो हर कोई निभा नहीं पाता है, ऐसी जिम्मेदारियां जिसको लोग कुछ समय बाद बोझ समझने लगते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझा, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और आज तक निभा रहे हैं। जनता के मन में उतरना, जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को समझना, जनता की जरूरतों को कब कैसे पूरा करना है, ये बखूबी जानते हैं। और इसको देखते हुए जब वो पार्टी से जुड़े रहे तो बीजेपी ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी। आज वो दिल्ली बीजेपी के कोषाध्यक्ष भी हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी है। चुनावों में भी बड़ा रोल रहा है, आने वाले चुनावों में भी वो काम करते रहेंगे और अभी भी जमीन से जुड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं सतीश गर्ग जी की। सतीश गर्ग जी, बहुत स्वागत है आपका क्विक न्यूज पर। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छा हूँ। इतना सब कुछ मैंने बोला, कुछ छूट तो नहीं गया? नहीं, ठीक है, आपने बोला सोच के बोला होगा। नहीं, देखिए, जनता जो समझती है, जनता जो देख रही है, आपको अपने बीच में देखती है, और जब आप उनके बीच में पहुंचते हैं, क्योंकि समाज सेवा, मेरे ख्याल से जो मेरा मानना है कि समाज सेवा हर किसी के बस की बात नहीं है। जब समाज के बीच में, जनता के बीच में उनकी समस्याओं को जब सुना जाता है, उनको जब उनको पूरा किया जाता है, तो उसमें एक लंबा गैप होता है। और वो गैप यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जो आपने किया और जनता तक पहुँचे, तो शायद संगठन ने भी देखा तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी कि आप जनता से जुड़िए और एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को मजबूत कीजिए और पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाइए। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जो संस्कार संगठन से मिले, क्योंकि लगभग 35 वर्ष से मैं भिन्न भिन्न जिम्मेवारियों पर हूँ। पार्टी ने पहली बार मुझे 1990 के अंदर नजफगढ़ जिले का युवा मोर्चे का महामंत्री बनाया जी, और उसके बाद से लगातार पार्टी मुझे जिम्मेवारियां छोटी और बड़ी दे रही है। और लगातार, क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि भी ऐसी है, मेरे पिता श्री आदरणीय श्री मांगेराम जी गर्ग, जो 1957 से पार्टी से जुड़े थे और उसके बाद दिल्ली में वो प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचे बूथ स्तर के कार्यकर्ता से, और विधायक बने
और बड़े ही जिम्मेवारियों को निर्वहन करते हुए वो परमात्मा के यहाँ गए। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनके संस्कार और संगठन में, क्योंकि संघ पृष्ठभूमि से सारा परिवार है, वहाँ से जो कुछ भी सीखा और जो जनता है वही भगवान है, ये सोचकर सेवा करने का जो भाव आया उसी को हम निर्वाह करते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। जिस तरीके से आपने बताया कि आपके पिताश्री ने ये काम किया और उसके बाद आपकी उनके पद चिन्हों पर चढ़कर आप ये कर रहे हैं, पार्टी से बड़ा सहयोग मिलता है। कई बड़े नेता हैं, वो भी जब आपसे मिलते हैं तो किस तरीके की बातचीत होती है? क्योंकि देखिए बीजेपी के बारे में काफ़ी कुछ कहा जाता है। जब बीजेपी के कई नेताओं से बात की जाती है तो उनका ये मानना है कि एक पार्टी हमेशा एक लाइन एंड ऑर्डर में चलती है, और जब आप कंपैरिजन करते हैं, जब आप दिल्ली में भी कंपैरिजन करें, और पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी है आपके सामने, कांग्रेस है, कई छोटे मोटे दल और भी हैं, तो कितना अंतर आप देख पाते हैं आपके स्तर पर? देखिए, पार्टियां होना वो राजनीतिक गणित की बात है, लेकिन सेवा का भाव होना ये भाजपा के मूल में समाया हुआ है। इसलिए बहुत बार चुनाव हारेंगे, जीतेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत बार इस परवाह से आगे निकलकर भी पार्टी को लगातार काम करना है, जनता जनार्दन से जुड़े रहना है। और जो दीनदयाल जी ने सिखाया कि अंतिम व्यक्ति तक सत्ता का जो साधन है वो पहुंचे, उस बात को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूर्ण रूप से सक्षम होकर करता है। कांग्रेस की बात अगर आप करेंगे, आम आदमी पार्टी की बात करेंगे, और खासतौर पर आम आदमी पार्टी की बात करेंगे, क्या कह कर आई थी? मुख्यमंत्री जेल में है, सिसोदिया जी भी बाहर जमानत पर आए हैं, संजय सिंह भी जमानत पर हैं, सत्येंद्र जैन जेल में हैं। यानी पूरी की पूरी पार्टी जो अपने आप को सबसे ईमानदार पार्टी कहते हुए बाहर आई थी, आज सबसे ज्यादा बेईमान लोगों के साथ ना केवल जुड़ी है, साबित रूप से भी सबसे बेईमान पार्टी सिद्ध हुई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एज ए पार्टी उनसे कोई मुकाबला करना, उनसे कोई चर्चा करना, ये तो सूरज को दीपक दिखाने के समान। आम आदमी पार्टी को मुख्य रूप से घेरते हैं। जब आम आदमी पार्टी की बात होती है या फिर विधायक की बात होती है, मैं राजेश गुप्ता की बात कर रहा हूँ, एक मैंने वीडियो देखा था आपका, आप कुछ 3-4 साल पहले का वीडियो है, कोई शोभा यात्रा वहाँ पर निकली थी और उस वक्त बहुत आपने कहा कि बहुत बड़े बड़े उस मंच पर गुणगान किए जा रहे थे। आम आदमी, जब मुख्यमंत्री केजरीवाल भी वहाँ पर पहुंचे थे, वो नाराज होकर चले गए थे, तो आपने क्या किया था ऐसा? नहीं, मैंने तो सिर्फ इतना जनता का धन्यवाद किया था। वो 2019 के बाद की बात है, और जय कॉलोनी से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट सांसद के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन जीत कर आए थे। तो मैंने तो सिर्फ उस जनता का धन्यवाद किया था जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का इतने ताकत से समर्थन किया, और उस दिन के अलावा आज भी करता हूँ। अगर 2024 का चुनाव भी देखेंगे तो श्री प्रवीण खंडेलवाल जी उसी जय कॉलोनी से जीत कर आए हैं। पार्टी की नीतियों को, पार्टी के काम को लगातार जब जनता खुश होकर अडॉप्ट करती है और वोट देती है, तो हमारा फर्ज है उनको इस बात की चिंता हुई कि पोल खुल गई है कि भाई ये जय कॉलोनी के अंदर बीजेपी जीती है और ये बात मुख्यमंत्री के सामने आ गई है। तो इसलिए जरा राजेश गुप्ता जी को जरा तकलीफ हुई, लेकिन कोई बात नहीं, बात तो सच्ची है, कही जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वजीरपुर विधानसभा की जब हम बात करते हैं, और यहाँ पर काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। देखिए इंडस्ट्रियल एरिया है, लोगों को काफ़ी समस्याएं होती हैं, और समस्याएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब दिल्ली में बरसात होती है। दिल्ली में बरसात की बात के साथ में आपको एक चीज़ और याद दिला दूं, जब से कुछ समय पहले एक दर्दनाक घटना कोचिंग सेंटर में हुई, 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, बहुत दर्दनाक था वो। और उस वाटर लॉगिंग की समस्या शायद वहां कम हो जानी चाहिए थी या खत्म हो जानी चाहिए थी, ये दिल्ली वालों ने जरूर उम्मीद जताई थी, लेकिन हुआ नहीं। 2 दिन बाद फिर बारिश होती है, फिर पानी बढ़ जाता है, हर बार ऐसी समस्याएं होती हैं। दिल्ली सरकार जिन कामों को लेकर आई, चाहे वो नगर निगम की हम लोग बात कर लें और वजीरपुर विधानसभा के अलावा पूरी दिल्ली की भी हम बात करें, यही समस्या ज्यादातर है, और आप लोग घेर भी रहे हैं। कहाँ कमी नजर आती है? दिल्ली सरकार कहाँ विफल रह रही है, क्यों नहीं कर पा रही है? नालों की साफ सफाई हो या तमाम और भी चीजें हो। बात यह है, आरोप लगाना और दौड़ जाना, इस बात से आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी। पहले आरोप लगाते रहे, कभी गडकरी जी के खिलाफ लगाया, कभी अरुण जेटली जी के खिलाफ लगाया, कभी कपिल सिब्बल के खिलाफ लगाया। वही कपिल सिब्बल आज उनके वकील के रूप में है, और फिर कहा जाकर माफी मांगी। यानी समस्या अगर है तो उसको एड्रेस करना, उसका निदान निकालना। एक समस्या कोई केजरीवाल ने बता दे कि इसका निदान हुआ। जब पराली का धुआं आ रहा था पंजाब से, उनकी सरकार नहीं थी, तो पंजाब को दोष दिया। जब उनकी सरकार आ गई
तो हरियाणा को दोष देने लगे, नहीं पंजाब का। अरे भैया अगर समस्या है तो समस्या को एड्रेस करो ना, उसको ठीक करो ना। हमारी सरकार ने, आप समझिए, आउटर पूरा का पूरा दिल्ली से बाहर से, और गाड़ियां अंदर ना आए, पोल्यूशन ना हो, इस बात की चिंता की। इस बात को नहीं कहा कि नहीं, जो समस्या है वो है। लेकिन केजरीवाल का काम क्या है, अब आप समझिए, उसने कहा था कि 10 साल हो गए हैं आज यमुना की सफाई होगी। यमुना की आज क्या हालत है, आप वीडियो निकाल के देखिए उनका, हर साल का हर चुनाव का वही बात की, बस 1 साल और दे दो मैं यमुना साफ कर दूंगा। तो 10 साल में कितनी बार दे दो, मैं हर घर तक पानी पहुंचा दूंगा, टैंकर माफिया के खिलाफ लड़ने लायक हो जाएगा पानी। और आज क्या हो गया है, आज आप समझिए कि पानी के लिए इसी वजह पर विधानसभा में कत्ल हो जाता है। यानी आपको इस बात को समझना पड़ेगा, गर्मी है तो पानी नहीं है, और बरसात है तो निकासी नहीं है। तो आप कह क्या रहे हैं, लेकिन तरह से पूर्ण राज्य का दर्जा लेने के लिए भी एक साथ मांग कर रही है। बात यह, पहले जितना है उसको तो संभाल लो, वही उसके संभालने में नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री जेल में है, कह रहे मैं मुख्यमंत्री हूँ। भाई तू किस बात का मुख्यमंत्री है, एक फाइल साइन नहीं हो पा रही है, क्या आपको अपनी टीम पर विश्वास नहीं है? क्यों? क्योंकि ऐसा जो सूत्र बताते हैं, अपनी पत्नी को वो बनाना चाहते थे मुख्यमंत्री, वो बन पाने में लगा पार्टी टूट जाएगी, तो उन्होंने कहा चलो इस विषय को भी छोड़ो। लेकिन हरियाणा में उतरे हैं, वही जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, सुनीता केजरीवाल हरियाणा में जिम्मा संभाल रही हैं। बात यह, जिम्मा तो उसको पूरी दिल्ली का भी संभाल देना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि पार्टी टूट जाएगी। आपने देखा होगा आम आदमी के पार्षदों में भगदड़ मची हुई है, उनको लगता है कि ऐसी क्या पार्टी हो गई है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों भी, और लगातार पार्टी में उनको लगता है कौन जीत सकता है, तो बीजेपी जीत सकती है, तो बीजेपी की तरफ दौड़ रहे हैं। तो आप ये समझिए कि केजरीवाल से दिल्ली की जनता का, दिल्ली में उनके जितने भी राजनीतिक लोग हैं, उनका एक मोह भंग हुआ है, और आप इस भगदड़ को और ज्यादा जोरों से मचते हुए देखेंगे। सतीश जी, क्योंकि हम राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो राजधानी दिल्ली में जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो आपका पलड़ा भारी रहता है। इस बार भी हमने देखा 7 की 7 सीटें आपके पास आ गई, जबकि जो गठबंधन वहां पर सामने आपके था वो बड़े बड़े दावे कर रहा था। इंडिया गठबंधन के तहत जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया, लेकिन विधानसभा चुनाव में जब आते हैं तब कहाँ राजनीति पलट जाती है, दायरा क्योंकि वहाँ तब छोटा होता है, तब किस मानसिकता के साथ जनता जाती है, और क्या वहाँ क्या होता है? क्योंकि पिछले दिन 2 बार हमने देखा तो आम आदमी पार्टी भारी रही है। इस बार आप दावा कर रहे हैं कि आपकी सरकार यहाँ पर बनेगी, जल्दी चुनाव भी होने वाले हैं। आप समझिए, ये ठीक है, जनता बहुत समझदार है, बहुत सारे केंद्रीय मुद्दे जिसका सीधा सीधा लाभ जनता को पड़ता है वो लोगों के दिमाग में छाते हैं। और लोकसभा चुनाव इस बार भी हम बहुत अच्छे मतों से जीते हैं, और इस विधानसभा में भी लगभग 22,600 मतों से हम जीत कर आए। लेकिन इस बार एक खास बात भी थी कि इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों इकट्ठी थी, उसके बाद हम जीत कर आए हैं। तो हम इस बार चैलेंज करना चाहते हैं कि कितनी ही ताकत केजरीवाल लगा ले, निश्चित रूप से इस बार का जो हमने लक्ष्य रखा है 40+ का, हम निश्चित रूप से दिल्ली में सत्ता बनाने वाले हैं। सतीश जी, थोड़ा रुक करते हैं आपके कामों पर, क्योंकि एक जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा और सुना, एक निष्काम सेवा ट्रस्ट के नाम से हरिद्वार में उसके भी आप अध्यक्ष हैं। जन सेवा का भाव आपके में रहा है और हमेशा से उसके लिए आप काम करते रहे। किस तरीके से आप काम करते हैं, क्या आपकी योजनाएं होती हैं लोगों तक पहुंचने की? और क्योंकि अगर हम संगठन से हटके भी बात करें या उससे जुड़ के भी बात करें तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो आपकी जुड़ती हैं, वहाँ भी जुड़ती हैं। तो जनता तक आप कैसे अपनी बातें पहुँचा पाते हैं? और जनता, क्योंकि मैं तो ये भी मानता हूँ कि सतीश जी को शायद दिल्ली में इस क्षेत्र की हम बात करें या फिर दिल्ली में जितने भी परिवार हैं उनके आप सदस्य ही हैं, क्योंकि आप जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे जुड़ते हैं। तो जब आप जुड़ते हैं तो किस भाव से जुड़ते हैं, क्या मन में होता है आपके, और क्या ठान के आप जाते हैं? ये बड़ी सरल सी बात है। मेरे पिताजी ने जो मुझे सिखाया कि जनता जनार्दन, वहां तक साधन कैसे पहुंचे। कभी ऐसा तो नहीं हो कि निष्काम की जहां तक बात की कि लोग यात्रा करना चाहते हैं, वहां जाएं और उनको लगे कि मेरी जेब अलाउड नहीं करती है, मैं कैसे रह पाऊंगा, मैं कैसे खा पाऊंगा। तो बाबूजी ने कहा ये संसाधन इकट्ठे करना तुम्हारा काम है, लेकिन जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और आज आप देखिए कि एक बहुत बड़ी धर्मशाला का निर्माण जो पिताजी के नेतृत्व में हुआ, मैं 6 साल से उसका अध्यक्ष हूँ। भाव वही होता है, और प्रभु का आशीर्वाद इतना है कि निष्काम पार्ट 2 अयोध्या में जल्दी ही बनने जा रहा है, और आपको वहां पर भी अच्छी सेवा मिलेगी। और इस नाते से जो भाव उन्होंने दिया, उस भाव, अच्छा जब भाव आता है तो सब कुछ आता है।
और इस बात में कोई दो राय नहीं कि वहाँ जाने वालों की एक अच्छी बड़ी संख्या है। और बहुत बार इस बात को हम नहीं कहते, गूगल आप पर आप चेक कीजिए, यूट्यूबर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स के यूट्यूब मेरे पास आते हैं और वो बताते हैं, लोग कहते हैं ये यूट्यूब वाले ने डाला है, और वो जो उसके बारे में बताते हैं, मैं तो दिल्ली रहता हूँ, मेरा जाना आना ऐसा भी नहीं कि रेगुलर वहाँ हो पाता और राजनीतिक जिम्मेवारी भी, और भी बहुत सारे सामाजिक काम है, लेकिन प्रभु का आशीर्वाद ही है, जो भाव देता है उसके कारण से सारा काम होता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और आप बता रहे हैं जिस तरीके से अयोध्या में भी उसका काम चल रहा है पार्ट 2 का, और जब वो धर्मशाला बनकर तैयार होगी और तब चीज़ें हैं वहाँ पर चलेंगी आगे, जनता जो है वो और ज़्यादा श्रद्धा भाव से वहाँ जाएगी, जो पब्लिक है। ठीक है, दिल्ली से बाहर निकल के अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी गतिविधियाँ इस वक्त देश में चल रही हैं। बंगाल की तरफ जब रुख करते हैं तो बंगाल में जो इस वक्त चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत दुख, दर्द और पीड़ा वाली हैं। चुनाव आते जाते रहे, लेकिन ममता बनर्जी की जो एक कहें कि हनक वो उनकी रही, और इस बार जब हमने देखा कि कोलकाता में एक बड़ा जो रेप केस हुआ है, और उसके लिए बहुत बहुत दुख होता है इन सब चीज़ों को देखकर कि एक डॉक्टर लड़की, एक होनहार लड़की, उसके साथ ऐसा होता है। लेकिन आप जब सरकार को घेरने का काम करते हैं वहां पर, तो उल्टा आप पर ही फायरबैक होती है सारी चीजें वहां से। और उसके बाद बीजेपी की अब वहां क्या स्ट्रेटेजी है बंगाल को लेकर? आने वाले समय में जम्मू कश्मीर का भी चुनाव है, मैं उस पर भी सवाल एक करूंगा, लेकिन बंगाल से हम लोग चलेंगे। देखिए, बंगाल वो क्षेत्र है जहां पर भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से संघर्ष की राह पर है, कभी वहां सत्ता में आई नहीं। वहां पर झगड़ा ले दे के कम्युनिस्टों के अंदर और कांग्रेस के अंदर था, लेकिन बीजेपी बनी रही। आज भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में मानी है, सबसे बड़े दल के रूप में मानी है। यह वो ताकत मानी है जिससे कि आज ममता बनर्जी डरती है, उस ताकत के रूप में उभरी हुई है। और वोटों के परसेंटेज में भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए मुझे कुछ भी करना है, ये जो ममता बनर्जी की स्ट्रेटेजी है, इसके कारण से चाहे देश विरोधी लोगों, चाहे ऐसे लोगों जो बिल्कुल उस क्षेत्र का बेड़ा गर्क करना चाहते हो, आप आरकेजी हॉस्पिटल की चर्चा कर रहे हैं, वहां के प्रिंसिपल को पहले ही दिन रेप कांड के बाद बदल कर उससे भी अच्छी पोस्टिंग दे दी गई, जिसको बाद में हटाया गया वहां से। तो वो उनकी मनोदशा को, और इस बार कोर्ट ने भी कहा कि आपने तो उन्हें एक तरीके से प्रमोशन दे दिया। तो आप ये समझे, हो सकता है कि किसका क्या कसूर निकलेगा, कौन का, लेकिन आप किसी बात की लीपापोती करना चाह रहे हैं, किसी को बचाना चाह रहे हैं, ये सीधा सीधा संकेत। आप ये समझिए, जो लोग आज आंदोलन में हैं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दल के रूप में, लेकिन आंदोलन पूरे देश में डॉक्टर्स के द्वारा, आम जनता के द्वारा चलाया जा रहा है। उन क्षेत्रों में भी चल रहा है जहां पर लगता है कि इतना बड़ा अन्याय और मुख्यमंत्री चुप है। एक भी विपक्षी दल का व्यक्ति, ये प्रियंका वाड्रा, ये राहुल गांधी, ये अखिलेश यादव, ये लालू यादव, ये केजरीवाल, किसी की स्टेटमेंट सुनी है क्या? एक भी स्टेटमेंट देने को, यानी अगर किसी बालक के साथ इतनी बड़ी घटना होती है तो, और अगर यही घटना किसी और समुदाय की बिटिया के साथ हुई होती तो अभी तक हल्ला मच चुका, और किसी और प्रदेश में जहाँ भाजपा का शासन है वहाँ होते तो अभी तक तो पता नहीं कितना। ये जो दोहरी नीति है, बालक बालक है, और इतना जिस तरीके से रेप हुआ है, एक तो संवेदना का शब्द कह दो, इतना भी कहने की जो मानसिकता नहीं रखते हैं, तो ये सारे के सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, और इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, आम जनता से इनका कोई लेना देना है नहीं। मेरे आखिरी दो सवाल है, मैं जम्मू कश्मीर में जल्दी से आना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर जब हम जाते हैं, जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, अगर हम 2019 से पहले की चीज़ें देखें, 370 जब लागू था, 35A जब लागू था, तो वहाँ पर पत्थरबाज हावी थे, आतंकवाद जो था वो हावी था। 2019 में जब चीज़ें आगे बढ़ी और उसके बाद जब 370 सरकार ने हटाया, 35A जो आर्टिकल है उसको हटाया, तो कहीं ना कहीं पत्थरबाजों पर लगाम लगी, आतंकवाद पर लगाम लगी। लेकिन पिछले दिनों जो चीजें, गतिविधियां और ज्यादा बढ़ गई थी आतंकवाद की, उसको लेकर भी चिंता जाहिर करना कहीं ना कहीं लोगों ने शुरू कर दिया था। राजनीतिक पंडित अलग अलग बातें कहने लग गए थे। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, उसके बाद बीजेपी किस तरीके से सामने आ रही है, क्या सोच के साथ आगे बढ़ रही है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है, और वहां पर जब संगठन की बात होती है तो संगठन पर भी विपक्षी नेता ये कहते हैं, कई सारे सवाल उठाते हैं। तो वहां किस तरीके से आप काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर 370-35 से हटने के बाद? देखिए, बात यह है, वैसे तो ये राष्ट्रीय प्रश्न है और मैं दिल्ली का कुछ, लेकिन फिर भी एक आम बात है।
भारतीय जनता पार्टी इस बात की बहुत परवाह नहीं करती है कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इस बात की परवाह करते हैं कि लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिले। और जहाँ तक आप पत्थरबाजों की बात कर रहे हैं, आपने आर्टिकल 370 पिक्चर देखी भी होगी, उसमें बड़ा स्पष्टता से दिखाया कोई था उनके पीछे जो उनको उकसा रहा था, हड़का रहा था, मतलब आम जनता को जो मूर्ख बना रहा था। और जब से ये हटी है उसके बाद वहाँ का पर्यटन विभाग देख लीजिए, कितने लोग जा रहे हैं, वहाँ पर रहने की जगहें नहीं मिलती हैं। यानी जो कश्मीर उजाड़ होने की तरफ चला गया था धारा 370 हटने के बाद, और व्यापार सबको अच्छा लगता है, कामकाज सबको अच्छा लगता है, पेट खाने को सबकी रोटी मांगता है। अगर आप उनको रोटी नहीं मिलेगी तो पत्थर उनके हाथ में आता है। इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ की जनता बहुत खुश है। और जो भी आतंकवादी वहाँ पर काम कर रहे थे और उनके पीछे जो भी खड़े थे, उनकी रीढ़ की हड्डी टूटी है। निश्चित रूप से बड़ी शांति के साथ बड़े अच्छे चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी आज बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस के साथ, और मुझे लगता है कि इस बार सत्ता के अंदर वहाँ पर आने वाली है। एक आखिरी सवाल मेरा सतीश जी आपसे है दिल्ली को लेकर ही। दिल्ली में आने वाले समय में अगले साल ही विधानसभा चुनाव है और काफ़ी सारी रणनीतियाँ आपने बनाना शुरू कर दी होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो संगठन स्तर पर करना शुरू कर दी होंगी, अमूमन सी बात है। लेकिन विपक्ष भी अपने अपने दावे करता है। अगर आने वाले समय में फिर एक बार विपक्ष का गठबंधन होता है तो क्या आप ये बता सकते हैं हमको एक न्यूज़ को कि क्या चेहरा रहने वाला है आपका मुख्यमंत्री का? ये कहीं सोचा है आपने, कुछ अभी तक कुछ बातें आई हो? कमल का फूल जिसके हाथ में है वो सब लड़ेंगे, और जिसके हाथ में सब लोग मिलकर तय करेंगे वो मुख्यमंत्री होगा। तो यहाँ तो चेहरा हम विधायक का भी नहीं कह रहे हैं, जिसके हाथ में पार्टी कमल का फूल थमा देगी उसके लिए पूरी जी जान से सभी लोग लगने वाले हैं। और जहाँ तक बात रणनीति की है, इस बार हमने पहले से ही तय किया वो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर आपको लगता है कि पार्टी का वोट बैंक कम है, पार्टी की बात उस समय पर जा नहीं सकती है, तो आपने देखा होगा हमने झुग्गी क्लस्टर योजना शुरू की है। हमारे प्रमुख कार्यकर्ता पालक के रूप में हर झुग्गी क्षेत्र तक हर व्यक्ति से उसकी बात एड्रेस कर रहे हैं, वहाँ तक जाते हैं, वहाँ तक पूछते हैं, उनसे मिल रहे हैं। और हमें चाहते हैं कि जनता जनार्दन है, हर व्यक्ति तक पहुँचना है। तो ऐसी बूथों पर खास तौर पर हमारे लोग जा रहे हैं। यानी बात ये नहीं है, बात ये कि अगर उनके मन में कोई बात है उसको मजबूती से उसकी बात को सुना जाए, उसका हल निकाला जाए। उसके मन के अंदर कोई ऐसे प्रश्न कुछ लोगों ने, विपक्षी लोगों ने डाल दिए हैं, उनका निश्चित रूप से हम करने वाले हैं और इस बार बड़े अच्छे वोटों से, बड़ी अच्छी सीटों से हम सत्ता में आने वाले हैं। यानी कि अब मजबूती से चुनाव लड़ने वाले हैं और अरविंद केजरीवाल की जो नीतियाँ हैं उनको कहीं ना कहीं आप बताने वाले हैं कि जनता को कि क्या कुछ होना है। वो देखा है उसने, वो उसकी नीति एक ही है, एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री, भ्रष्टाचार, गलियों के अंदर टूटी हुई सड़कें, बढ़ता हुआ पानी, जल बोर्ड का घोटाला। नीतियाँ नहीं है, उसकी अनीतियों को बताने वाले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, आपका मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो सतीश गर्ग जी को आपने सुना और समझा उनकी जुबानी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनावों में राजधानी दिल्ली में किस मजबूती के साथ चुनाव लड़ने वाली है और किस माइंडसेट के साथ जनता के बीच में पहुंच रही है, जा रही है। क्योंकि सतीश जी को मैं बताना भूल गया सतीश जी कि आप धार्मिक कार्यक्रमों से भी बहुत जुड़े रहते हैं और धार्मिक कार्यक्रमों के जरिए भी जनता से जुड़े रहते हैं, तो उन कार्यक्रमों के जरिए भी जनता तक पहुंच रहे हैं, जनता तक अपनी कोशिश बनाए रख रहे हैं और इस तरीके से पार्टी को मजबूत राजधानी दिल्ली में कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए हमारे साथ इतना ही, लेकिन तमाम ऐसी जानकारियों के लिए और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए क्विक न्यूज़। नमस्कार।